हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों के साथ उपस्थित हूँ अपने गणित विषय के साथ, और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, है ना, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं जो अब आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 अध्याय 2 बहुपद, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीनोमियल्स। तो आज ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इस अध्याय 2 का बहुपद का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आप पढ़ेंगे, इस बहुपद का परिचय करेंगे, इससे हम आपको परिचित कराएंगे, है ना, ये आपके लिए नया है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भी जानते हैं, उनको हम बताएंगे, और जो भी जानते हैं उनको हम लोग रिवाइज़ करवाएंगे आपको। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 से परिचय कराएंगे, और आप लोग सीखेंगे। कॉपी कलम लेके बैठिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारा, है ना, डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो आपको थ्योरी पर डिपेंड करता है। यदि आपने इस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, है ना, परिभाषाएं पढ़ ली, क्या किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं, जो थ्योरिकल पोर्शन है पहला वाला भी दूसरा भी चैप्टर, तो इस चैप्टर की यदि आपने थ्योरी पढ़ ली है मतलब अच्छे से, तो आप चैप्टर को बहुत आसानी से सरल सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपको थ्योरी आती होगी तभी आप चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले बहुपद अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, इस चैप्टर में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, क्या आता है इसके अंतर्गत। तो देखते हैं पहला चैप्टर, है ना, दूसरा चैप्टर बहुपद। इसके अंतर्गत हम लोग देखें नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि चर क्या होते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सब कक्षा 6 में दिया हुआ चर अचर, है ना। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत इन सब का बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग पढ़ेंगे चर, और हम लोग पढ़ेंगे अचर, चर और अचर पढ़ेंगे, और हम लोग घात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घात पढ़ेंगे। हम लोग पद पढ़ेंगे, पद किसको कहते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। कैसे व्यंजक? बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का बहुपद। इसके बाद 5 चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग पहुँचेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद पढ़ेंगे। यहाँ पे लोग हम लोग बहुपद की, है ना, बहुपद, यह मात्रा होगा। बहुपद की घात हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद की घात पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान पढ़ेंगे। किसका मान? बहुपद का मान पढ़ेंगे। और हम लोग बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। किसके? बहुपद के, है ना। बहुपद की घात, बहुपद का मान, बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। बहुपद के इसके बाद हम लोग प्रकार भी यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुपद कितने प्रकार का होता है। और हम लोग यहाँ और पढ़ेंगे 11 नंबर पे बहुपद का मान, बहुपद का मानक रूप। कैसा रूप? मानक रूप। ये इतनी चीज़ें, हाँ। तो 11 बहुत शुभ गिनती है, 11 चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, है ना, जो आपको अच्छे से चैप्टर तैयारी करवाने में मदद करेंगी। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे पहले चर। किसको पढ़ेंगे? नंबर 1 हम लोग डालेंगे चर। तो चर क्या होता है भैया, है ना, चर क्या होता है बताइए। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, है ना, वेरिएबल, वेरिएबल, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। तो चर क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता। आप जानते हैं चर जो चलता रहे, अचर जो फिक्स हो, है ना। तो चर क्या होते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा, चर वो होते हैं जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। मतलब ये है कि निश्चित नहीं होता है। आप देखते हैं चर अचर, है ना, चर में क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में x का मान 2 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 4 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 8 आता है। तो ये जो है चर कहलाता है, क्योंकि आप परिभाषा आप लिख लीजिए, जिसका मान, है ना, जिसका मान क्या होता है?
निश्चित नहीं होता या बदलता रहता, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? चर कहलाता है, चर कहलाता। कॉपी कलम लेके बैठेगा, साथ में लिखना, जिसका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाता है। हाँ, समझ गए बात। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, है ना, जैसे 4 5 चर बोल रहा है, तो चर में आप यक्स लिख सकते हैं, वाई मानते हैं, यक्स वाई जेड जो है इनको हम प्रायः चर के लिए प्रयोग करते हैं। ABCD भी लिख सकते हैं, काका गागा लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं, है ना। तो ये चरों के लिए हम लोग इनका एक्स वाई जेड ABCD इनका प्रयोग अक्षरों का करते हैं, है ना। तो ये चर कहलाते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है और बदल जाता है। जैसे कोई समीकरण लिखी हुई है, आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ 6x + 5y = 9। तो ये 6 क्या है? 6 आपका अचर है, ये इसका अचर है, और यक्स आपका चर है ना। ये 5 आपका अचर है और ये y आपका चर है। समझ गए भैया? ये 9 आपका क्या है? 9 आपका अचर है। ठीक है, अब चर अचर देखिए, 6 जो है आप इंडिया में तब भी 6 रहेगा, नेपाल जाएंगे तब भी 6 रहेगा, बांग्लादेश जाएंगे तब भी 6 को 6 ही बोलेंगे, यक्स नहीं बोलेंगे ना, 6 को 8 नहीं बोलेंगे। तो ये जो है ये अंक हैं जो हमारे अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 है ना, जो नंबर्स हैं ये फिक्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको अचर कहते हैं। ये फिक्स है ना, अचर मतलब अपनी जगह पे फिक्स है। और चर का मतलब जो बदलता रहता है, उसमें आपको एक्स वाई जेड का हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो एक्स वाई जेड ABCD PQR कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लोगों ने पढ़ा चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चर और अचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि चर और अचर क्या होते हैं, इस चर, है ना। अब हम लोग इसके बाद नंबर 2 पे पढ़ेंगे अचर। नंबर 2 पे पढ़ेंगे अचर। अब इस अचर बताने की परिभाषा लिख देते हैं, है ना। इसमें वही बात है, अचर का मतलब है ना कांस्टेंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, मतलब वही जो फिक्स, जिसका मान क्या? जिसका मान, लिखिएगा हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए आपको दिक्कत हो रही, जिसका मान निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जिसका मान निश्चित होता है वो अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। जैसे भी हमने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया, इसमें चर और अचर दोनों हमने बता दिया कौन सा चर है और कौन सा अचर है। तो चर जैसे इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हैं, है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब आपके क्या है? अचर है ना। आप एग्जाम्पल से समीकरण लिखा हुआ इसमें से भी लिख सकते हैं। तो ये चर और अचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घात। क्या पढ़ेंगे? घात। तो घात का मतलब इंग्लिश में होता है पावर। घात को इंग्लिश में कहते हैं भैया पावर। तो घात का मतलब हुआ कोई भी नंबर की कितनी बार गुणा की जा रही है वो उसकी घात कहलाती है। जैसे लिखा हो 2 की घात 3, ये लिखा है 4 की घात 3, यहाँ लिखा 5 की घात 6, यहाँ पे लिखा है 2 की घात 4, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 की घात, नीचे वाले जो 2 है इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ऊपर जो है 3 है इसको हम लोग घात कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 की घात 3 का मतलब ये लिखा हुआ कि 2 की गुणा कितनी बार की जा रही? 3 बार की जा रही। 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो ये कितनी वैल्यू? इसकी वैल्यू 8 आएगी, है ना। तो घात का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या की गुणा कितनी बार उस पद में की जा रही है वो उसकी घात कहलाती है। मतलब यहाँ ये हुआ कि 2 की गुणा 3 बार की जा रही थी, तो 2 की घात 3 जो है 3 जो है वो घात कहलाएगी। तो आप लोगों ने घात के बारे में सीखा। इसके बाद घात के बाद हम लोग 4 नंबर पे पढ़ेंगे पद। क्या पढ़ेंगे? हम लोग 4 नंबर पे पढ़ेंगे पद। 4 नंबर पे हम लोग पद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? पद पढ़ेंगे। तो पद में देखिए, अब भाई पद क्या होता है? पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। भैया क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो पद जैसे आप देखिए, कोई बीजी व्यंजक लीजिए, कोई द्विघात समीकरण लीजिए, कोई बहुपद लीजिए। जैसे हम वो आपको बोल रहे कि 5x² + 6x + 8 ये लिखा, तो इसमें कितने पद हैं आपको बताना है। ये कितने पद हैं? ये बीजी व्यंजक है। यदि हम इसमें 0 के बराबर इसको रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण भी क्वेश्चन हो जाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो इसमें आपको बताना है 1 और 2 और 3, है ना। जो पद है ना ये 3, 1 पद 2 पद 3, जहाँ से जो ये पद है ना चर और अचर मिला के जो आपके बनते हैं, इनके बीच में कहीं भी प्लस माइनस जहाँ से लगा दिया जाता है तो वो आपका पद अगला शुरू हो जाता है। जैसे ये 4 है ना,
ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। कौन? चर और अचर की गुणा ही बीजीय व्यंजक कहलाते भी आगे हम बताएंगे आपको। तो इसमें जो है 4x प्लस यहाँ हो सकता है 5, वही लिख दें। तो ये बीजीय व्यंजक जो पूरा बना है ये द्विपदी है, 2 पद हैं। ऊपर वाला 3 पदी है, 3 टर्म इसमें है ना। तो ये पद है, मतलब कैसे आप पहचानेंगे, है ना। जो बीजीय व्यंजक लिखा होगा उसमें कहीं भी प्लस माइनस जहाँ से लगता है वहाँ से पद बदल जाता है। 1 2 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं। ऐसे आप और उदाहरण ले सकते हो, है ना। 4x प्लस 7 वही, है ना, बराबर 8 लिख सकते हो। या इसको इस तरफ ले आएंगे तो -8 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको 3 ही पद मिलेंगे बीजीय व्यंजक में, है ना। बराबर 0 नहीं रखेंगे, यहाँ प्लस कर सकते हैं आप, है ना, नहीं तो समीकरण हो जाएगा, बीजीय व्यंजक नहीं होगा। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 पद हैं। तो आपने पद के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5 बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक या बीज गणितीय व्यंजक, वो भी बात वही। बीजीय व्यंजक कहिए या बीज गणितीय व्यंजक कहिए, दोनों की बात वही। इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं एल्जेब्रिक, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है EX, आप देखेंगे, है ना, एक्सप्रेशन, SSION, एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीज गणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक इसको कहते हैं, है ना। तो इसको देखिए, बीजीय व्यंजक कौन होता है, वही हमने आपको बताया अभी पीछे कि ये लिखा हुआ 4x² प्लस 5x और प्लस 7। तो ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर, है ना, चर और अचर का मेल जो होता है उससे बीजीय व्यंजक बनता है। किससे बनता है? चर और अचर के मिलने से व्यंजक बनता है। और ये एक पहला बीजीय व्यंजक, ये दूसरा बीजीय व्यंजक, ये तीन, तो ये तीन वो मिल गए तब ये बड़ा सा, ना, 3 पद का बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये इसी रूप में होता है ना। आप यहाँ पे चर होगा, ये चर होगा, फिर अचर होगा, पहले अचर होगा और फिर चर होगा, चर की घात होगी, है ना। चर की घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है। ये इसका समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है। अचर होगा, फिर चर होगा, उसकी घात होगी, या 0 घात हो सकती है। तो ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। समझ गए बीजीय व्यंजक को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। नंबर 6 पे पढ़ेंगे बहुपद। अब जो पाठ का नाम था वो आप क्या है? बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या कहलाते हैं? ठीक है, बहुपद में आप देख रहे हैं, है ना, ऐसा बीजीय व्यंजक, है ना, बहुपद में ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे बहुपद। अब बहुपद की परिभाषा हम लोग सीखेंगे, है ना। बहुपद किसको कहते हैं भाई? बीजीय व्यंजक तो सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको हम बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे ये आप समझिएगा। तो बहुपद हुआ होता ऐसा बीजीय व्यंजक, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, दिखाई ना पड़े तो सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, है ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी, है ना, जिसकी चर की घात, किसकी घात? चर की घात धनात्मक, क्या हो? धनात्मक व पूर्णांक हो। क्या हो भैया? पूर्णांक हो। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक व पूर्णांक हो, वह बीजीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे आप देखेंगे 4x² प्लस, है ना, 6x और प्लस 8, तो ये बहुपद है। 1 2 3, 3 पदों का बहुपद है। ये घात ऊपर देखेंगे सबसे बड़ी 2, तो द्विघातीय बहुपद है। इसकी घात 2 है, पद 3 है। ये बहुपद कहलाएगा क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं चर, क्या है? चर x है, इसकी घात 2 है। यहाँ चर आप देख रहे हैं, इसकी घात 1 है। यहाँ चर आप देख रहे हैं जिसकी घात 0 है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणे x की घात 0। जिसकी घात 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 8 एकम 8 होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखते नहीं 0 घात वाला, तो यहाँ घात 0 है। तो आप देख रहे हैं, है ना, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो। पूर्णांक आप जानते हैं कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो मतलब 0 से प्लस, है ना, प्लस के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हैं जो आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक, है ना। बाकी -1 -2 ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चर की घात होगी वो धनात्मक होनी चाहिए, मतलब प्लस की होनी चाहिए, और पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। समझ गए भैया? तभी आपका जो है वो बहुपद कहलाए, बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो अगला देखिए, देखते हैं इसी के। अब एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाने का प्रयास करता है ना। देखिएगा, ये जो है जैसे ये लिखा हुआ 4x² प्लस 6x है ना, और प्लस 7/x ये लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा, यहाँ 2 घात है, पूर्णांक है, यहाँ 1 घात है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ 7/x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 7/x लिखा हुआ है। क्योंकि x अपॉन में है तो इसको जब ऊपर ले जाने पे घात बदल जाती है, तो x की घात -1 हो जाएगी। तो ये ऋणात्मक घात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक घात हो जाएगी। तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या बहुपद नहीं कहलाएगा? इसी तरह अब और देखेंगे, मान लीजिए 6x² लिखा हुआ है प्लस 7√x लिखा हुआ प्लस 8। तो यहाँ भी आप देखेंगे अंडर रूट लगा दें, या हम दूसरा लिख सकते हैं 8x² प्लस 9x⁴ प्लस 10 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे यहाँ 2 घात है, पूर्णांक है, यहाँ अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ 8 है, यहाँ भी। तो ये वाला यहाँ 1/2 है ना, क्या लिखा, या आप चाहें तो 1/2 इसमें हमने लिख दिया है। 1/2 का मतलब पूरा नहीं, पूर्णांक नहीं है। 1 2 3 4 पूर्णांक होते हैं, 1/2 का मतलब आधा, पूरा नहीं आधा है। तो ये वाला भी बहुपद नहीं कहलाएगा और ये वाला भी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनमें घातें पूर्णांक नहीं है ना। तो ये आपको 2 चीज़ें में ध्यान रखनी है कि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, तभी आपका बहुपद होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद का मान निकालना सीखेंगे। बहुपद का मान, बहुपद का मान तो ये बहुत सिंपल है। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा 4x² प्लस 8x लिखा हुआ है। आपसे कहा जाए कि बहुपद का मान, तो हम इसमें जब देखेंगे x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करिए। x बराबर 1 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान, x बराबर 1 पर बहुपद का मान आपसे पूछता है, और इस बहुपद को मान लें कि px बराबर दिया हुआ है, कोई एक बहुपद दिया है 4x² प्लस 8x प्लस 9। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान पूछेगा तो आप x की जगह पे 1 रख देंगे, और आपको जो मान प्राप्त होगा वो बहुपद का मान कहलाएगा। 4 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 1 8 प्लस 9, 4 1 4 प्लस 8 प्लस 9, 9 8 17, 17 4 21। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 21 प्राप्त होता है आपको, ये बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, आप इसी तरह और एग्जाम्पल देखेंगे, उनको मान रख के देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे आप, मतलब बुक में देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आपको दिए होंगे। जो भी हम आज आपको बताएं सब आपको मिलने वाला है। तो आपने बहुपद का मान आपको कैसे निकालना है, ये आपने देखा कि बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुपद का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे शून्य, क्या देखेंगे? शून्य, है ना। तो शून्य, तो देखिए शून्य के लिए भी मान लीजिए, सपोज दैट शून्य में क्या, कोई मान लीजिए कि 5x - 6 लिखा हुआ है, ये बहुपद लिखा हुआ, कह रहा है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कह रहा है? बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 5x - 6 जो दिया है इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 5x बराबर हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 6/5, यही बहुपद का शून्य। शून्य का मतलब समझिएगा पहले कि शून्य का मतलब x का ऐसा, x का मतलब चर, x बोले तो चर, मतलब चर का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर इसका मान शून्य हो जाए, है ना। बहुपद का मान बहुपद में रखने पर शून्य, बहुपद का शून्य का मतलब कि दिए गए बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब x बराबर 6/5, अब इसमें रखेंगे x की जगह पे 6/5, तो 5 5 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 6 - 6, तो 0 देखिए आ गया। समझ गए? तो चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। आप चाहें तो डिफिनीशन नोट कर लीजिए। ठीक है, चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो ये आप लोगों ने सीखा शून्य कैसे निकालते हैं, है ना। ठीक, द्विघात समीकरण होगा, आप देखें किताब में, बुक में जब सॉल्व करेंगे तो उसके गुणनखंड करके दोनों को 0 के ऐसे बराबर कर देंगे, तो शून्य 2, है ना। ये भी 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्य होंगे, 3 घात का है तो 3 शून्य होंगे, 4 घात का है तो 4 शून्य होंगे। जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही आपके शून्य का आपको मिलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। लास्ट में देख रहे हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में आप देखिए 3 तरीके के बहुपद होंगे यहाँ पे आपको, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, 3 तरीके के बहुपद आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1 घात के आधार पर, घात के आधार पर,
समझ रहे भैया। बहुपद के प्रकार नंबर, जैसे त्रिभुज आप पढ़ते हैं दो प्रकार के, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर, उसी तरह यहाँ पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार मतलब घात के आधार पर बहुपद होते हैं, और नंबर 2 होते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद होते हैं, आधार पर। और नंबर 3 चर के आधार पर, चर के आधार पर। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, फेर कॉपी पे, ठीक है, हमेशा के लिए काम आने वाला है। तो घात के आधार पे बहुपद भी 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय बहुपद, इसमें नंबर 1 आप पढ़ेंगे रेखीय बहुपद, ये हम आपको ओरल बता, रेखिक बहुपद, बहुपद, ठीक है। और नंबर 2 आप पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। और नंबर 3 आप पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद? त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद मतलब समझिएगा इसको, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, अधिकतम घात, है ना। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रेखीय बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा, बहुपद जो है घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद पद के आधार पर आप देखेंगे, है ना, पद के आधार पर बहुपद होते हैं। जैसे एक पद है, एक पदी बहुपद, एक पदीय, ठीक है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। और ये द्विपदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी, त्रिपदी, ठीक है। यदि बहुपद में एक ही पद है तो एक पदी कहलाएगा, यदि बहुपद में 2 पद हैं तो द्विपदी कहलाएगा, यदि बहुपद में 3 पद हैं तो त्रिपदी कहलाएगा। समझ गए बात को। जैसे ये एक पद का बहुपद है ना, और दूसरा यदि हम इसको ऐसे लिख दें तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है भैया। इसमें देखिए एक ही पद है, इसमें 2 पद हैं। और तीसरा यदि हम इसको ऐसे लिख दें 4x² + 8x + 9 तो ये त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। ये देखिए एक घात का है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, ये 2 घात का है तो द्विघाती कहलाएगा। ऐसे यदि आप 3 घात वाला कोई लिख देंगे, है ना, तो ये 3 घाती बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। समझ गए बात को। एक घात वाला रैखिक, द्विघात वाला द्विघाती, 3 घात वाला त्रिघाती। एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी कहलाएगा। और चर के आधार पर एक चर होगा, है ना, तो एक चर में बहुपद कहलाएगा। 2 चर होंगे तो द्विचर बहुपद कहलाएगा। 3 चर होंगे तो 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा, है ना। तो जैसे समझ लीजिए ये 4x + 5 वही लिखा है, तो एक x इसमें चर है, ये है, और एक चर y है ना, ये भी एक चर है, एक ये भी चर है, तो ये द्विचर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद है? इसमें 2 चर हैं भैया, तो द्विचर में बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एक ही चर होगा तो ये एक चर में बहुपद, x², ये 8x, इसमें सब एक से ही x है, तो ये एक चर में बहुपद कहलाएगा। 2 चर होंगे तो द्विचर में बहुपद कहलाएगा। और इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे, बहुपद का मानक रूप लिखना। बहुपद का मानक रूप लिखना, तो बहुपद को मानक रूप में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। बहुपद को मानक रूप लिखना आप लोग देखेंगे, ठीक है। बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए बहुपद की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, है ना। तो यदि कोई ये बहुपद लिखा हो x की घात 8 + 6, 4x की घात 6 + 9, x की घात 7 और प्लस, है ना, 5x की घात 2 है + 8x की घात 4 है, ये इस टाइप में बहुपद कोई दिया होगा लंबा सा, तो आपको जब इसको बहुपद मानक रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मानक रूप भैया लिखेंगे। तो सबसे बड़ी 4x की घात 8 लिखेंगे, फिर 9x की पावर 7 लिखेंगे, है ना, फिर 4x की पावर 6 लिखेंगे, फिर 5 नहीं है, फिर 4 8x की घात 4 लिखेंगे, है ना, 7 6 5 नहीं 4 आ गया, 3 नहीं तो 2 आ जाएगा, ऐसे। तो ये दिए गई बहुपद का मानक रूप का मतलब बहुपद की घातों को, बहुपद में जो घातें हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता। आरोही, कौन सा? आरोही या अवरोही, या अवरोही, है ना। बहुपद को घातों में, बहुपद की जो घातें उसको घातों को अवरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। जो घातें होंगी उनको या तो आप घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आपको मानक रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, 9x की घात 3 दिया हुआ है + 8x 0 लिखा हुआ है, या 0 ना लिखा हो, खाली 8 भी हो सकता है। यहाँ पे 5x की घात 2 लिखा हुआ है,
है ना। फिर यहाँ पे 4x लिखा हुआ। तो आप सबसे पहले चाहें तो इसको 9x का घात 3 लिखेंगे, फिर 2 वाला लिखेंगे, फिर 1 वाला लिखेंगे, फिर 8x वाला लिखेंगे। और चाहें तो इसको 8 को पहले लिख सकते हैं, फिर 4x को लिख सकते हैं, फिर 5x² लिख सकते हैं, फिर 9x का घात 3। ये अवरोही क्रम है बढ़ता हुआ, ये आरोही क्रम है ना, ये सॉरी ये घटता क्रम है तो घट रहा है तो अवरोही चलेगा। ये आरोही है, आरोही में बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो किसी भी क्रम में आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो आने वाली चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। अभी जो कुछ रह गया होगा वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है। और प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, अंत तक देखिए, सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए।